Hello everybody. Today we are going to cover creating an inclusive school, B.Ed second year. I have this book of Lakshmi Publications. You can, if you have some other book like Balaji or some other book, you can refer that. One more thing, that I have marked some important things that we are going to discuss first, some important questions. So we'll discuss that first. I will be explaining the questions and we'll try to tell you whenever some important point that can be turned into an MCQ arises, so that we will be able to tackle that in the exams. Okay. So the first question is, if we go on the Unit 1 course, so Unit 1 course says that the concept of exceptionality and children with special needs. तो मेन बात तो ये है कि एक्सेप्शनलिटी को थोड़ा सा एक्सप्लेन करा जाए और चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स कौन से होते हैं इसके बारे में एक्सप्लेन करा जाए. मतलब ये जो चैप्टर है जिसकी नीड क्या है, इस पूरे सब्जेक्ट की नीड क्यों अराइज हुई, क्योंकि ऐसे लोग होते हैं जो जिन्हें कहा जा सकता है कि स्पेशल नीड वाले बच्चे हैं और कुछ एक्सेप्शनल बच्चे भी होते हैं. जो एक्सेप्शनलिटी क्या है, स्पेशल नीड्स वाले बच्चे क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पर देखने वाले हैं. और उसमें अंदर जो पहली चीज़ है वो है अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटीज़, डिफरेंसेस, कॉन्सेप्ट, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड टाइप ऑफ वेरियस डिसेबिलिटीज़ लाइक विजुअल, हियरिंग, मेंटल रिटार्डेशन, लोकोमोटर्स, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, लर्निंग डिसेबिलिटी एंड मल्टीपल डिसेबिलिटी. तो हम इनको सबको अलग अलग तो डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, मगर हाँ मल्टीपल डिसेबिलिटी वाला ज़रूर पढ़ेंगे थोड़ा बहुत. कॉन्सेप्ट, नीड, मीनिंग एंड नीड ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन, मेरे ख्याल ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है. ट्रांजिशन फ्रॉम सेग्रीगेशन टू इंक्लूजन, कि अलग अलग बच्चों को पढ़ाने से और एक साथ बैठाकर पढ़ाने में क्या अंतर है. सीधे सीधे शब्दों में तो यही कहा जाएगा इसको. प्रिंसिपल्स ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन और मॉडल्स ऑफ इंक्लूजन, इनके बारे में भी थोड़ा बहुत देखेंगे. इनफैक्ट मेरे हिसाब से लास्ट के 4 टॉपिक ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगते हैं मुझे, क्योंकि इनमें से 4 नंबर वाला जो क्वेश्चन है वो भी ज़्यादातर इनमें से ही आता है मेरे हिसाब से. बाकी देखते हैं एक करके थोड़ा थोड़ा स्टडी करेंगे. तो जैसे जो फर्स्ट थिंग है वो आता है कि मीनिंग ऑफ एक्सेप्शनलिटी. अब ज़्यादातर जो MCQs होते हैं ना, वो मेनली किस बेसिस पे डिफाइंड होते हैं या किस बेसिस पर आधारित होते हैं, वो ज़्यादातर ये होते हैं कि हमें कोई कॉन्सेप्ट आता है कि नहीं. यानी कि एक जैसे ये कि वर्ड ही है एक्सेप्शनैलिटी, जो कि बाकायदा डाइवर्सिटी, एक्सेप्शनैलिटी, जो कि हमारे कोर्स के अंदर वर्ड्स लिखे हुए हैं, भारी भरकम वर्ड्स हैं. तो हम इनका मतलब समझते भी हैं या नहीं, ये मेन बात होती है. और इनकी डेफिनेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आता है. अब 4 डेफिनेशन होंगी, थोड़ा बहुत उनके अंदर अंतर होगा. और जो एग्जैक्ट डेफिनेशन होगी जिसके अंदर सबसे पहली बात याद रखना, कोई नेगेटिव चीज़ नहीं होनी चाहिए. जो एक्चुअल आंसर होता है, जो डेफिनेशन में से सिलेक्ट करनी होती है, उसमें कोई नेगेटिव बात नहीं होनी चाहिए. नेगेटिव बात से मतलब क्या है, जैसे मैं भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूंगा कि नेगेटिव चीज़ से मतलब क्या है. दूसरा MCQ टाइप ये होता है अक्सर कि जैसे 2 चीज़ें हैं, उनमें एक बहुत बड़ा मेजर डिफरेंस है, उसको लेकर के क्वेश्चन बनता है. तीसरा MCQ के अंदर क्वेश्चन बनता है कि कोई चीज़ पर्टिकुलरली एक, जैसे एक्सेप्शनलिटी के अंदर 100 चीज़ें हैं, लेकिन एक ऐसी चीज़ है कि उसके बिना तो एक्सेप्शनलिटी डिफाइन हो ही नहीं सकती, कि वो 100% होगी ही होगी एक्सेप्शनलिटी में. तो उस चीज़ को आइडेंटिफाई करने पे भी एक MCQ का क्वेश्चन बन सकता है. डिफरेंसेस पे क्वेश्चन बनता है, डेफिनेशन पे क्वेश्चन बनता है, और कोई पर्टिकुलर एक्सेप्शनल कंडीशन या जो ऑलवेज ट्रू होगी
किसी कॉन्सेप्ट को लेकर, उसके ऊपर भी हमारा क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो ज़रा हम इन चीज़ों को देखने वाले हैं आज। तो जैसे मैं एक्सेप्शनलिटी की बात करूँ तो ये बिल्कुल जैसे वर्ड समझ में आता है कि कोई बंदा एक्सेप्शनल है, उससे क्या पता चलता है। सीधी सी बात है कि एक्सेप्शनल बंदे वो होते हैं, एक्सेप्शनल इंडिविजुअल वो होते हैं जिनके यूनिक ट्रेट्स होंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी कुछ उनके अंदर खास, जो कि जेनेटिकली डिटरमाइंड हो सकती हैं। जैसे कोई लंबा आदमी है, कोई लंबी, उसकी वाइफ भी लंबी है, उसका बच्चा लंबा हो सकता है, तो ये जेनेटिकली डिफाइंड ट्रेट्स हैं। और एक्सेप्शनलिटी से मतलब ये है कि वो एक्सेप्शनली लंबे हैं सारे के सारे, पूरी फैमिली की फैमिली। तो ये एक्सेप्शनलिटी की तरफ इशारा कर सकती है। तो ये जेनेटिक भी हो सकता है या फिर यूनिक ट्रेट्स उनके अंदर कुछ और भी हो सकते हैं कि सभी बहुत ताकतवर हैं या सभी बहुत इंटेलिजेंट हैं। ठीक है, तो इस तरीके से। अब ये है कि इन्वायरमेंटल फैक्टर विच मेक्स देम फंडामेंटली डिफरेंट फ्रॉम द नॉर्मल, यानी कि नॉर्मल बंदे से वो अलग होना चाहिए। डेफिनेट सी बात है, एक्सेप्शनलिटी का मतलब यही होता है। ठीक है, और उसके अलावा अब जैसे कोई लंबा आदमी है तो उसकी लाइफ के अंदर भी कई मुसीबतें हैं, जैसे कि वो एक कार के अंदर, छोटी कार के अंदर एडजस्ट नहीं हो सकता आसानी से। ठीक है, तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। तो जस्ट मैं अभी लंबे का एग्जांपल लेके बता रहा हूँ, ऐसे इंटेलिजेंट लोगों के साथ भी प्रॉब्लम है, उसको नॉर्मल बच्चों के साथ नहीं पढ़ाया जा सकता। ठीक है, जिनका जैसे नॉर्मल जो इंसान है हिंदुस्तान के अंदर, उनका IQ यूजुअली 70 से ऊपर और 110 से नीचे होता है। ठीक है, 70 से कम वाले बंदे का IQ होता है, उसको रिटार्ड बंदा मानते हैं, उसका दिमाग कमज़ोर है, मतलब मेंटली थोड़ा रिटार्ड है, वो स्लो है। और 110 वाले से ज़्यादा वाला बंदा जो है वो मेंटली गिफ्टेड होता है। और अब जैसे मेरा 132 आता है IQ का स्कोर, तो मैं जैसे टॉप परसेंटेज में आता हूँ वर्ल्ड की, और ये एक्चुअली में एक फैक्ट है। तो इससे क्या होता है, मेरे को बड़ी दिक्कत होती है बेवकूफ़ लोगों के साथ कोप करने में। ठीक है, बीइंग इंटेलिजेंट आदमी, तो ये प्रॉब्लम्स होती हैं, क्योंकि मेरे साथ जो बच्चे पढ़ते हैं उन्होंने मेरे को बोला है कि हाँ सर भैया आपके साथ बड़ी दिक्कत है केशव जी। ये दिक्कत क्या है कि आपको एकदम समझ में आता है, हमें समझ ही नहीं आया होता, आप बोल देते हो टीचर से आगे बढ़ो। तो ये प्रॉब्लम होती है। फिर अब बात करते हैं कि कुछ डेफिनेशंस है। भाई डेफिनेशंस, एक बात याद रखना कि कोई नेगेटिविटी नहीं आनी चाहिए डेफिनेशंस के अंदर। भी बहुत सारी डेफिनेशन यहाँ 3 लिखी हैं, किसी और बुक में बालाजी में किसी और के नाम से भी हो सकती है, मेरी भी कोई अपनी डेफिनेशन हो सकती है। तो डेफिनेशंस में सारी तो नहीं बता सकता, लेकिन कुछ एक बातें जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, ज़रा इस एक्सेप्शनल बिहेवियर या एक्सेप्शनलिटी के बारे में ज़रा उसको देखते हैं। जैसे क्रो एंड क्रो क्या कहता है, द टर्म एक्सेप्शनल इज़ अप्लाइड टू ट्रेट्स or to a person possessing the traits. Because of it, the individual receive special attention from his fellows. कोई भी ऐसा गुण किसी इंसान के अंदर हो जिसकी वजह से उसके जो साथी हैं उसको स्पेशल अटेंशन दें, ख़ास ध्यान रखें उसका, तो उसे एक्सेप्शनलिटी बोलते हैं। अब एक्सेप्शनलिटी जो ये टर्म है, ये पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों हो सकती है, अच्छी या बुरी। कई बार ये गिफ्टेड बच्चों के लिए भी यूज़ करी जा सकती है, कई बार ये ऐसे थोड़े से डिप्राइव्ड या डिसेबल्ड बच्चों के लिए भी यूज़ करी जा सकती है, डिफरेंटली एबल्ड जिनको बोलते हैं, स्पेशली एबल्ड जिनको बोलते हैं। ठीक है, तो उनके लिए भी यूज़ करी जा सकती है। यहाँ पर इन्होंने इसी बात को W.L. हैवर्ड ने इसी बात को एक्सप्लेन करा है कि एक्सेप्शनल चिल्ड्रन वो हैं जो एक्सपीरियंस करते हैं डिफ़िकल्टी इन लर्निंग और बिहेवियर, इमोशनल और सोशल प्रॉब्लम्स। अब जैसे बहुत से बच्चे हैं, जैसे बेचारों की फैमिली में कुछ प्रॉब्लम है, या बोल नहीं ठीक तरीके से सकते, या एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे अपने आप को, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं बच्चों के साथ, तो वो स्पेशल बच्चों में आएंगे। चिल्ड्रन विद फिजिकल एबिलिटीज़ और सेंसरी इम्पेयरमेंट्स एंड चिल्ड्रन हु आर इंटेलेक्चुअली गिफ्टेड। अब इंटेलेक्चुअली गिफ्टेड भी जो है का एक्सेप्शनलिटी में ही आता है, ये बात ध्यान रखनी है। तो मेन चीज़ जो है एक्सेप्शनलिटी के अंदर वो ध्यान रखने वाली क्या है कि देखो बाकी सारी चीज़ें तो ये नेगेटिविटी की तरफ यूजुअली दिखाई रहा है, लेकिन एक्सेप्शनली गिफ्टेड भी एक्सेप्शनलिटी में ही आते हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। इंटेलेक्चुअली गिफ्टेड लोग भी एक्सेप्शनलिटी का पार्ट बनते हैं, जिनके अंदर स्पेशल टैलेंट है। ठीक है,
और उनको स्पेशल एजुकेशन नीड्स हैं उनकी, क्योंकि वो बहुत इंटेलिजेंट है, तो एक नॉर्मल बच्चे के साथ वो उसको पढ़ने ही नहीं देगा वो साथ में बैठ के, क्योंकि उसको हर चीज़ एकदम से समझ में आ जाएगी और वो कहेगा आगे बढ़ो आगे बढ़ो। अब इसके बात करते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें से डाइवर्सिटी के अंदर क्या क्या आता है। तो एक ये मैंने निशान लगाया, जैसे कि अंडरस्टैंडिंग दैट डाइवर्सिटी इंक्लूड्स नॉट ओनली द वेज ऑफ बीइंग बट आल्सो द वेज ऑफ नोइंग। सिर्फ एग्जिस्ट करने के ऊपर बात नहीं है, मैं कैसे सीखता हूँ, कैसे सीखूँगा, समझूँगा, इस पर भी अंडर जो है डाइवर्सिटी डिपेंड करती है। ठीक है, और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं, लेकिन जो मेन पॉइंट है वो यही है। अब ये जो कंपोनेंट्स है वो डाइवर्सिटी वो 4 है। इनके नाम देख के पता नहीं चलता, लेकिन अगर मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगा तो शायद आपको समझ में आ जाएगा। कॉग्निटिव मतलब होता है मेंटल एबिलिटी से रिलेटेड, तो इसीलिए ये इसके अंदर नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्सेप्ट्स, इश्यूज रिलेटेड टू डाइवर्सिटी, ये चीज़ जो वर्ड्स आ रहे हैं कि जैसे नॉलेज आ रहा है, अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ डाइवर्सिटी, तो जब दिमाग से रिलेटेड जो ये कॉन्सेप्ट आ रहे हैं नॉलेज का या अंडरस्टैंडिंग करने का, तो ये इसीलिए कॉग्निटिव से रिलेटेड है। फिर आता है अफेक्टिव। अफेक्टिव का मतलब होता है, ये अफेक्टिव एक्चुअली में अफेक्शन से लिया गया है यहाँ पर, अफेक्शन से, इसीलिए इसके अंदर फीलिंग्स या इमोशंस है। जैसे आप किसी की तरफ अपने अफेक्शन शो करते हैं, लव शो करते हैं, ये वही वाला अफेक्टिव है। आगे बात समझ में, इसीलिए अफेक्शन से अफेक्टिव लिया गया, इसीलिए यहाँ पे फीलिंग्स और इमोशंस है। बिहेवियरल की बात करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि क्या करता है, पॉजिटिव रिलेशनशिप बनाने की बात करता है दूसरे, क्योंकि बिहेवियर से रिलेटेड है। और चौथा जो कंपोनेंट है वो डाइवर्सिटी का, वो है एबिलिटी। किसी की ज़्यादा है भैया, किसी की कम है, किसी के पास फिज़िकल एबिलिटी नहीं है। अब जैसे मैं फ़िज़िकली कोई बहुत स्ट्रॉन्ग आदमी नहीं हूँ, लेकिन हाँ ठीक ठाक ही हूँ फिज़िकली भी, लेकिन दिमाग से ओके, मैं अपने आप को गिफ्टेड समझता हूँ। तो ये एबिलिटी है मेरी कि मैं दिमाग का काम करने के लिए एबल हूँ। ठीक है, जो नॉर्मली कोई पढ़ेगा इसका कुछ मतलब निकालेगा और मैं इसका कुछ और मतलब निकालूंगा, ये मेरी मेंटल एबिलिटी के ऊपर बेस्ड करता है। ठीक है, हु आर एक्सेप्शनल चिल्ड्रन। एक्सेप्शनल चिल्ड्रन कौन होता है भैया, जिनकी नीड स्पेशल है ना, वो एक्सेप्शनल है। जिनके बोलने चलने उठने बैठने का तरीका नॉर्मल से डिफ़र करता है ना, वो एक्सेप्शनल लोग हैं। एक्सेप्शनल लोग कौन कौन हुए, जिनकी नीड्स एक्सेप्शनल है, जिनके बोलने लिखने हर तरीके में उनकी कोई ज़रूरत हो सकती है। जैसे कोई बच्चा बोल नहीं सकता, मान लेते हैं, ठीक है, तो वो क्या करेगा, बोलने के लिए उनकी नीड क्या है, हाथों से इशारे करेगा, कुछ लिखेगा या कोई और तरीके से बोलने की कोशिश करेगा, तो वो डिफरेंट है नॉर्मल बच्चे से, तो इसी वजह से वो एक्सेप्शनल बच्चा कहलाएगा। अब इसमें बहुत सारे तरीके के आते हैं। इसमें एक बात याद रखना, इसके अंदर गिफ्टेड बच्चे भी आते हैं, ज़रूरी नहीं है कि डिसेबिलिटी वाले बच्चे हों, इसके अंदर वो बच्चे भी आते हैं जो गिफ्टेड एंड क्रिएटिव हैं। ठीक है, अब ये कुछ यहाँ पर हमारे लिखे हुए हैं कि क्या क्या तरीके के बच्चे हो सकते हैं जिनको हम कहें कि वो एक्सेप्शनल हैं। जैसे मेंटल रिटार्डेड बच्चे हो सकते हैं, लर्निंग डिसेबिलिटी हो सकती है। ऐसे भी बच्चे जो नॉर्मली हैं, उनकी IQ अच्छी है, लेकिन वो सीख नहीं सकते जल्दी से कोई चीज़, क्योंकि उनका ध्यान नहीं लगता किसी चीज़ में। ऐसे बच्चे आते हैं लर्निंग डिसेबिलिटीज़ के अंदर। फिर आते हैं इमोशनल एंड बिहेवियरल डिसऑर्डर वाले बच्चे, ऑटिज़म वाले बच्चे, कम्युनिकेशन बोल नहीं पाने वाले बच्चे, हीयरिंग सुन ना पाने वाले, विजुअल, फिज़िकल और ऑर्थोपेडिक, जो बेचारे हाथ पैर जिनके कुछ प्रॉब्लम है, जिनको न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होते हैं भी, न्यूरॉन से रिलेटेड बीमारी जिनको होती हैं बच्चों को। मल्टीपल डिसेबिलिटी इज़ वर्स्ट काइंड ऑफ डिसेबिलिटी। इसके अंदर इन ऊपर वाली या नीचे वाली जो भी है, इनमें से कई चीज़ें एक साथ होती हैं। कई बार एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव ट्रेड भी साथ हो सकता है, उसे मल्टीपल डिसेबिलिटी तो प्लस समथिंग गिफ्टेड, वो एक्सेप्शनल बच्चों के अंदर भी एक्सेप्शनल कैटेगरी है। जैसे कि कोई बच्चा, जैसे अभी एक साइंटिस्ट था जो कुर्सी पे पड़ा रहता था और बोल नहीं पाता था, आप सबने देखा होगा उसको, स्टीफन हॉकिंग्स करके नाम था उसका। तो वो वैसे बहुत इंटेलिजेंट था, यानी कि वो गिफ्टेडनेस, क्रिएटिव टैलेंट है, गिफ्टेडनेस है, लेकिन वो मल्टीपल डिसेबिलिटी से है। ठीक है, उसके फिज़िकल ऑर्थोपेडिक इम्पेयरमेंट है, स्पीच इम्पेयरमेंट है, कम्युनिकेशन नहीं कर सकता, हियरिंग, मतलब कई बीमारी हैं उसको। और इसी तरीके से उसमें कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ नेगेटिव ही हो, ऐसा भी हो सकता है। ये कम्बिनेशन कैसी भी हो सकती है।